हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमारी पॉलिटी सेक्शन से होंगे। ये जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी हमारे जेके एसएसबी, जेके पीएसआई या जो कोई भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। सेकंड स्टेटमेंट है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो ए पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, ज़रूरी नहीं है, ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर प्रोवाइडेड उसको 6 मंथ में अपनी मेंबरशिप दिखानी है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा सही हो जाएगा। ए मेंबर ऑफ, दूसरा कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो हो गया तो वो उसको फिर से हम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब एक बारी किसी को डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के अंडर मिल गई तो वो रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए उसको डिस्क्वालिफिकेशन रहनी पड़ती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट प्लेसेस द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज बिफोर द पार्लियामेंट। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट रखते हैं। पहला है यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो हमारा यूपीएससी है, यूपीएससी की रिपोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन दोनों की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखते हैं। ठीक, तो अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करूं तो ये आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बेसिकली जो सीएजी की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो सीएजी का काम ऑडिट करना है, मतलब कोई काम हो गया उसका प्लस माइनस बाद में कह देना, बस वही काम ऑडिटिंग का काम है। कंट्रोलर तो एक मिसनोमर है, कंट्रोलर वाला काम कोई कुछ इसमें होता नहीं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो जो प्रेसिडेंट रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं उसमें पहली हमारी आ जाती है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, जिसको आर्टिकल 112 में बजट बोलते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की और स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ एससी एंड एसटी और रिपोर्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन कौन सी जो पोस्टें हैं इसमें हमारे प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं। अब फाइनेंस कमीशन, तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन उसको भी करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको भी करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इसको भी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास फंक्शनरीज हैं जो ऑफिस में तब तक रहती हैं जब तक प्लेजर हो प्रेसिडेंट का। तो गवर्नर का हमें पता है कि ही होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो सीएजी हमारी पोस्ट है, इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, जिसमें 3 है वो भी नहीं आएगा, बचे हमारे 1 and 2। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे पास ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसमें ये भी नहीं आएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से चलते हैं वो हमारा सिर्फ गवर्नर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if parliament has repeatedly failed to perform its duty in the opinion of the president, तो as per the constitutional mandate प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है डिसॉल्व लोकसभा कर सकते हैं, डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं, प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस टू कीप द लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑन ट्रैक। वो लोकसभा को भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो फंक्शन परफॉर्म ना करें तो नहीं कर सकते, ये कोई ग्राउंड ही नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसमिस नहीं कर सकते और ना ही वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते। ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 तब ही होगा जब पार्लियामेंट में दोनों सेशन वहाँ पे नहीं चल रहे हों, तो उसी टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है।
तो इशू करने के लिए वो वाली चीज़ है। तो अभी आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की है, इसके कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है। एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउस आर इन सेशन, ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउस आर इन सेशन इज वैलिड इफ अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। पहली बात, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्डिनेंस इज इम्पोज्ड या ऑर्डिनेंस पास हो जाती है वहाँ पे। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, हमें पूछा गया है करेक्ट क्या है। तो हम ए को रिमूव कर सकते हैं, सी बोल रहा बोथ 1 एंड 2, इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर देखते हैं एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट 2 सही बन जाती है। जो अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो उसमें हम मेजोरिटीज़ की बात करते हैं, चाहे सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, वो हम आगे और लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन कैन द प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट फिर से ऑर्डिनेंस को कब प्रोमुलगेट कर सकते हैं। पहले ही मैंने कह दिया कि अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, अंडर आर्टिकल 123 उनके पास क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो ऑर्डिनेंस बनता कब है, जब दोनों हाउस सेशन में ना हो। तो ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड एनी ऑफ द हाउसेज फेल टू पास द बिल। कोई ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास जो है नहीं होता है। व्हेन एनी ऑफ द हाउसेज हैज़ नॉट रिसेंबल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ऑर्डिनेंस। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मैक्सिमम वैलिडिटी दो, मतलब किसी भी दो सेशंस हमारे जो रहेंगे, अगर दोनों सेशन की बात करें, चाहे मान लो मानसून सेशन है, बजट सेशन है हमारा, तो किसी भी दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप जो रहता है वो 6 मंथ्स का होना चाहिए, 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी जो है वो है 6 मंथ 6 वीक। तो प्रेसिडेंट रीप्रोलॉन्गेड ऑर्डिनेंस तभी कर सकते हैं जब कोई वन एनी ऑफ द हाउस हैज़ नॉट रीअसेंबल, अगर रीअसेंबल नहीं हुआ ड्यू टू एनी इमरजेंसी, रख लो नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल, या कोई भी इमरजेंसी। तो बाकी भी देख लेते हैं, व्हेन इन एन इमरजेंसी इट इज़ रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी जो है वो इमरजेंसीज लगती हैं, ना कि ऑर्डिनेंस। तो व्हेन द बिल इज रिजेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज डिस्पाइट द गवर्नमेंट, ये कोई ग्राउंड नहीं है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, पावर ऑफ पर्डन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है कि आर्टिकल जो हमारा 72 है, आर्टिकल 72 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्डनिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को। तो ये कहता है कि वो यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें जो हमारा पार्डनिंग पावर है वो यूनियन लिस्ट में भी आता है, स्टेट लिस्ट में भी आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी जो डिसीजन लेता है ही एक्ट्स एज अ रबर स्टैम्प, तो उसको कोई भी, मतलब वो जो अपनी पावर है, तो वो कहीं ना कहीं वो डिराइव उसको करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कहीं ना कहीं उसको कंसल्ट करना पड़ता है। तो तीनों केसेस में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है इसमें। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज़ वेरी ट्रू, कोई हाउस भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। द पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पीचमेंट चार्जेस, ये भी बिल्कुल सही है। नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन सो फार बीन इम्पीच्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। Moving on to the next question, the president is bound by the aid and advice tendered by the council of minister. This provision is, अब जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 74 जैसे बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे पास आता है, हु शैल एक्ट ऑन दैट एडवाइस। तो अभी उसी चीज़ को अभी यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस, एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अमेंडमेंट किसी चीज़ की हुई है तो इट मीन्स दैट इज़ पार्ट ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस इज मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा, और वो अमेंडमेंट जो था वो 42nd अमेंडमेंट था। अब विद रेफरेंस टू लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास विद रेफरेंस टू लोकसभा,
उसके लिए कौन कौन सी पावर्स हैं, तो वो हमें देखनी है। प्रेसिडेंट किसी होस्ट को समन कर सकते हैं, ठीक है। हम हाँ, वो किसी भी होस्ट को समन कर सकते हैं। उनके पास डिज़ोल्व किसी भी होस्ट को कर सकते हैं, इसकी पावर होती है, समन करने की पावर होती है, और प्रोरोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो एडजर्नमेंट होता है, मतलब डिले इन द सेशन, मतलब वीक्स के लिए, डेज़ के लिए, या रख लो मंथ के लिए, तो वो जो पावर होती है वो रहती है स्पीकर के पास। तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर नहीं रहती। तो प्रेसिडेंट के पास समनिंग पावर रहती है, एडजर्निंग पावर जो है वो स्पीकर के पास रहती है, और प्रोरोग वो हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती है, और डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 72 के अंडर कुछ हमारे पास जो पैर्डनिंग प्रोविजन हैं प्रेसिडेंट के, पहला, उसको पैर्डन पावर दी गई है। मतलब जो जो टर्म्स हैं, पैर्डन है, कम्यूटेशन है, रेमिशन है, रेप्राइव है, रेस्पाइट है। तो पैर्डन में क्या करते हैं हम, पैर्डन में कम्प्लीटली एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पैर्डन में सारे के सारे मतलब पूरी माफ़ीनामा हो जाता है सारा का सारा। कम्यूटेशन में जैसे कम्यूट, मतलब किसी चीज़ को उसको लेसर डिग्री में, जैसे मान लो प्रॉपर्टी है, जैसे कम्यूटेट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, उसी चीज़ को विदाउट चेंज इन द कैरेक्टर थोड़ा कम कर देना। जैसे यहाँ पे है, तो कम्यूटेशन करेक्टर आ गया कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में, ठीक है। तो रेमिशन हुआ, मतलब फिर है रेमिशन। तो रेमिशन में हम क्या कर देंगे, लेसर से, मतलब इसमें रिड्यूस करेंगे पीरियड विदाउट सेंटेंसिंग, विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस। और रेस्पाइट और रेप्राइव, रेस्पाइट आ गया, किसी को मान लो कोई प्रेग्नेंट है, तो रेस्पाइट वाली कंडीशंस वहाँ पे लगेगी। और रिप्राइव जो है वो लेसर सेंटेंसेस स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, prior recommendation of the president is not required in which of the following bills to be introduced in parliament। बिल कौन कौन सी इसमें, अब देखो जो जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने चाहिए, मतलब जिनको प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है, तो वो हमारे पास बिल्स जो अंडर आर्टिकल 3 कहीं ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज की बात करें, तो वो बिल उसमें प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट हमें चाहिए होती है। बिल्स रिलेटेड टू रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स, ये इसमें भी हमें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। बिल्स रिलेटेड टू चेंज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, नहीं, इसमें नहीं चाहिए होती हमें। ऑल द अबव बिल्स रिक्वायर प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं। तो हमारा आंसर इसमें जो है सी हो जाएगा। तो इसमें हम आगे आने वाले टाइम पे और एमसीक्यूज़ लाएंगे जो मतलब मोस्ट रेलिवेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।